फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरिस्ट। ओके, जिसमें हम देखेंगे कि बैंक्स के टाइप्स कौन से हैं, जैसे कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। फिर ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरिस्ट किसको बोलते हैं। ओके, जिसमें हम देखेंगे कि कॉमर्शियल बैंक क्या है, कोऑपरेटिव बैंक क्या है। ओके, फिर हम देखेंगे कि यार कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों में समानता क्या है। ओके, ये आईफाई किसको बोलते हैं, व्हाट इज़ नाबार्ड, सिडबी। ओके, फिर कॉमर्शियल बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में डिफरेंट क्या है। ओके, प्राइमरी डीलर किसको बोलते हैं। फिर आरबीआई के बारे में जानेंगे। ओके, आरबीआई के कार्य के बारे में हिस्ट्री थोड़ी सी जानेंगे आरबीआई की, या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड एसबीआई के नेशनलाइजेशन की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन देखेंगे। सबसे पहले मेरे को आप बात बताओ कि यार फाइनेंशियल इंटरमीडिएरिस्ट क्या है। जैसे ये जो लोग हैं उस जैसे हम लोग, ये मतलब हम हैं। ओके, हम क्या करते हैं यार, बैंक में अपन डिपॉजिट करते हैं। ओके, पैसा। और ये लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरिस्ट, वही सेम पैसे क्या करते हैं, लोन में देते हैं किसी दूसरे पर्सन को, और उससे जो इंटरेस्ट लेते हैं। ओके, उसकी तुलना में ये जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरिस्ट है, वो हमें क्या करता है, कम इंटरेस्ट दे के बीच में अपना प्रॉफिट कमाता है। ओके, लेकिन ये तो हमें पता है। ओके, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये सेम कार्य बैंक्स के अलावा और कोई भी है जो ये सेम कार्य करके प्रॉफिट कमाता है। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरिस्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि यार सबसे पहले हम देखेंगे ये बैंक्स के दो टाइप क्या है। कॉमर्शियल बैंक किसको बोलते हैं, कोऑपरेटिव बैंक किसको बोलते हैं। ओके, हमें समझ लिया कि यार व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरिस्ट। ओके, उसमें भी बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरिस्ट। ओके, और बैंक में भी कॉमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरिस्ट में भी व्हाट इज़ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, व्हाट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, प्राइमरी डीलर्स क्या है। ओके, ये सब अपन देखेंगे। ओके, हमने क्या देख लिया कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएरिस्ट क्या होता है, फिर बैंक के बारे में ओवरव्यू ले लिया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरिट्स के बारे में ओवरव्यू ले लिया। ओके, अब हम डीप में थोड़ा सा जानेंगे कि यार बैंक के टाइप में कॉमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है। ओके, पहले देखो केवल बैंक के दो टाइप होते हैं, कॉमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। ओके, कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत भी क्या आएगा, तीन सब टाइप्स आएंगे, जिसमें सबसे पहला है अपना पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक दूसरा, और तीसरा है अपना विदेशी बैंक, जिसको हम फॉरेन बैंक भी बोलते हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि यार इन्वेस्टमेंट के आधार पर हम डिफरेंट दो तीनों में देखेंगे कि हम कितने परसेंटेज है जो कि इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे पहले वाले केस में क्या है, पब्लिक बैंक में अपन ओनली 20% इन्वेस्ट ला सकते हैं। ओके, प्राइवेट बैंक में क्या है कि 49% टू 74% अपन इन्वेस्ट ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, विदेशी बैंक में, फॉरेन बैंक में क्या है कि भाई यहाँ पर तो क्योंकि है ही ये फॉरेन बैंक। ओके, तो यहाँ पर छूट प्राप्त है 100% के, आप यार इन्वेस्ट कहीं से भी ला सकते हो। ओके, 100%। बाकी पहले दो केस में कैसे, पब्लिक बैंक में 20% एंड ये जो प्राइवेट बैंक है उसमें कितना है, 49% टू 74%। ओके, और देखो कि यार थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, और देखो यार कि यार ये जो अब कॉमर्शियल बैंक देख लिया, इसके अंतर्गत ही आता है अपना डिफरेंशियल बैंक। अच्छा, तो एक अदर टाइप देखने की क्या ज़रूरत है, इसके साथ ही हमने क्यों नहीं देखा, वो इसलिए क्योंकि जो डिफरेंशियल बैंक है उसका टारगेट क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। ओके, और ये बैंक है जो कॉमर्शियल बैंक, जिसके अंदर ये तीनों बैंक है, उसके जैसा ये डिफरेंशियल बैंक मतलब उसके जितना कार्य नहीं कर सकती, कुछ लिमिटेशंस होती है, और इसका क्या स्पेसिफिक टारगेट होता है, इसलिए इसको अपन डिफरेंट करके पढ़ते हैं। ओके, और इसीलिए क्योंकि ये इससे डिफरेंट है, इन तीनों से डिफरेंट है, इसलिए इसको हमने नाम दिया है डिफरेंशियल बैंक। ओके, अब डिफरेंशियल बैंक को जब हम देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यार डिफरेंशियल बैंक में कौन कौन सी बैंक है जिसको हम डिफरेंशियल बैंक बोलते हैं। जिसमें पहला है आरआरबी। ओके, रीजनल रूरल बैंक। ओके, दूसरा है अपना ये लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ यार, ये बैंक है। ओके, बैंक को पावर कौन देता है, मतलब एक्ट देता है, कोई सा भी एक्ट देता है। लेकिन क्या ये जो ऑल प्रकार की ये जो डिफरेंशियल बैंक है, क्या इन सबको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पावर देगा? आंसर विल बी नो, क्योंकि ये तीनों है। ओके, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक, इन तीनों को तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पावर देता है। लेकिन ये क्या है, रीजनल रूरल बैंक में ऐसा नहीं है, इसके लिए एक अलग सा एक्ट है जिसको हम बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक एक्ट। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रखना।
और देखते हैं कि रेगुलेशन के आधार पर अगर डिफरेंस देखें तो हम देखेंगे कि यार इन तीनों में अगेन अगेन सेम रहेगा कि ओनली आरबीआई इसको रेगुलेट करता है इन तीनों का। ओके, लेकिन ये अगेन ये डिफरेंट तीनों से होगा कि ये जो रीजनल आरआरबी है उसको कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई तो करती है, प्लस नाबार्ड भी इसको करता है। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई एक तो एक के आधार पर डिफरेंट देखा और एक रेगुलेशन के आधार पर डिफरेंट देखा। ये तीनों ऑलवेज सेम रहेगा, जैसे एड के आधार पर भी अगेन सेम है, बैंकिंग रेगुलेशन एक, बैंकिंग रेगुलेशन एक, तीनों में सेम है। रेगुलेशन के आधार पर भी सेम है कि आरबीआई तीनों को रेगुलेट करता है, लेकिन आरआरबी के बारे में अगर हम बात करें तो इसको जो एक्ट है, इसका जो एक्ट है वो आरआरबी एक्ट है। ओके, नॉट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, प्लस जो रेगुलेटर है वो आरबीआई प्लस नाबार्ड है। ओके, तो हमने देखा व्हाट इज डिफरेंशियल बैंक। अब देखो कि यार अब देख लिया कि व्हाट इज कॉमर्शियल बैंक। ओके, अब देखो यार कि यार जो कोऑपरेटिव बैंक है वो क्या होता है, और कोऑपरेटिव बैंक में क्या आता है अपन देखेंगे यार अर्बन बैंक क्या है, रूरल बैंक क्या है, पेक्स क्या है। पहले एक बात समझो कि नाम से जैसे आपको दिख रहा होगा अर्बन, ओके, और ये क्या है रूरल, मतलब एक जो है सिटी के एरिया को कवर करेगा और एक है जो है रूरल बैंक ग्रामीण एरिया को कवर करेगा। ओके, ये दोनों ग्रामीण एरियाज को कवर करते हैं और ये क्या है सिटी के एरिया को कवर करता है। ओके, नॉर्मल भाषा में अगर हम समझे तो। लेकिन मेरे को एक बात बताओ कि यार रेगुलेटर क्या यहाँ पर सेम होगा? नहीं, ये जो पहली वाली बैंक है अर्बन बैंक, इसको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसको हम बोलते हैं उसको रेगुलेट करेगा आरबीआई। दूसरी वाली जो बैंक है पेक्स, ओके, पेक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ओके, जो कि बैंक नहीं है आगे देखेंगे, उसको कौन उसको गवर्नमेंट रेगुलेट करता है। मतलब आप रेगुलेटर तो नहीं मान सकते, लेकिन ये मानो कि यार नॉट रेगुलेट सॉरी, बट ये मानो कि यार इसका जो बॉस है वो कौन है, गवर्नमेंट है। पहली वाली जो अर्बन बैंक थी उसका बॉस कौन था, उसका बॉस था आरबीआई। तो बताओ कि तीसरी वाली जो बैंक थी उसका बॉस कौन है, दोनों आरबीआई प्लस गवर्नमेंट। तो पहली वाली का मतलब अर्बन का कौन बॉस है, आरबीआई, दूसरी वाली पेक्स का कौन बॉस है, गवर्नमेंट, और दोनों मिलकर किसका बॉस बनते हैं, दोनों रूरल कोऑपरेटिव बैंक का। ओके, मेरे को एक बात बताओ कि यार ये जो अर्बन बैंक है, अर्बन बैंक हमने जैसा देखा अर्बन बैंक जो कि सिटी के एरिया को फोकस करती है। ओके, तो इसमें भी दो टाइप है, सिंगल स्टेट एंड मल्टी स्टेट। ओके, सिंगल स्टेट एंड मल्टी स्टेट। अच्छा, और देखो कि यार ये जो पेक्स है, जैसे हमने देखा पेक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को हम शॉर्ट में बोलते हैं पेक्स, क्या वो बैंक है, क्या वो बैंक है? तो नहीं, वो बैंक नहीं है। वो क्या बैंक नहीं है, नाम में देखो क्रेडिट सोसाइटी है, दिस इज सोसाइटी, इट इज़ नॉट बैंक। बैंक नहीं है, वो क्या है, सोसाइटी है। और क्योंकि बैंक नहीं है इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उसको इम्पावर नहीं करेगा, ओके, कार्य करने के लिए। तो कौन कौन सा एक्ट है जो उसको इम्पावर करता है कार्य करने के लिए, कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट। ओके, अच्छा, ये दोनों देख लिया कि व्हाट इज़ अर्बन बैंक, उसमें भी दो टाइप देखे, सिंगल स्टेट एंड मल्टी स्टेट। स्पेक्स को हमने देखा कि ये बैंक नहीं है इसलिए इसको पावर देगा कंपनी एक्ट। अब देखते हैं तीसरी वाले को, रूरल कोऑपरेटिव बैंक। अच्छा, ये जो रूरल है उसमें भी अगेन दो टाइप है, स्टेट के लेवल पर एंड डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर। अगर याद नहीं रहता है तो आपको याद रखना है कि यार ये जो है सिटी के एरिया को कवर करता है, ये दोनों जो है ग्रामीण एरिया को कवर करता है। और इसमें भी जो रूरल है उसके भी दो टाइप है, स्टेट लेवल पे एक बैंक होगी एंड एक बैंक होगी अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ओके, तो ये जो सिंगल एंड नॉट सिंगल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो बैंक है एक इसके अंतर्गत आता है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत आता है। ओके, अब देखो कि यार ये जो है ना ये रूरल बैंक, इसके अंदर का जो स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, ये सब क्या है शॉर्ट टर्म के लिए है। लेकिन अगर सेम कार्य, ओके, रूरल मतलब रूरल बैंक के अंतर्गत अगर सेम कार्य कोई और बैंक करती है फॉर लॉन्ग टर्म, जिसका नाम भी लॉन्ग होगा, ओके, तो हमें ये याद रखना है कि भाई रूरल बैंक के अंतर्गत कोई एक बैंक है अगर जो कि लॉन्ग टर्म के लिए कार्य करती है। ओके, तो हम कैसे पहचानें कि भाई ये शॉर्ट टर्म के लिए काम करती है, लॉन्ग टर्म के लिए काम करती है? तो रूरल बैंक के अंतर्गत अगर कोई एक बैंक है जो कि जिसका नाम लॉन्ग है, ओके, जिसका नाम क्या है, लॉन्ग है, तो हम मान लेंगे कि यार ये लॉन्ग टर्म के लिए क्या करती है, कार्य करती है। ओके, जैसे यहाँ पर देखो ये लॉन्ग लॉन्ग नाम है इसलिए ये क्या करती है, लॉन्ग टर्म के लिए कार्य करती है। ओके, ओके, अब देखो यार कि यार हमने तो देख लिया व्हाट इज़ कोऑपरेटिव बैंक, व्हाट इज़ कमर्शियल बैंक, इसके सब टाइप्स पढ़ लिए, व्हाट इज़ डिफरेंशियल बैंक वो भी देख लिया। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए कौन है, लॉन्ग टर्म के लिए वो भी देख लिया, और ये भी देख लिया कि पेक्स बैंक नहीं है। अब देखो यार कि और एक डिफरेंट है दोनों के बीच में, कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक के बीच में, कि ये जो कमर्शियल बैंक है, ओके, एंड कोऑपरेटिव बैंक है, दोनों को क्या है, सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि भाई अगर कोई बैंक है, चाहे वो ऑल प्रकार की बैंक हो, सीआरआर और एसएलआर तो मेंटेन करना ही होता है। लेकिन डिफरेंट आता है यहाँ पर पीएसएल पर। ओके, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग। ओके, क्या करते हैं, सेक्टर्स वाइज हमको लोन देना होता है। ओके, पहले मैंने बताया है। ओके, तो ये जो पीएसएल है कॉमर्शियल बैंक को तो
फॉलो करना होगा। ओके, कॉमर्शियल बैंक को तो फॉलो करना होगा, कॉमर्शियल बैंक को तो फॉलो करना होगा, लेकिन यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक में फॉलो नहीं करना होगा ऐसा हम नहीं कह सकते। क्योंकि क्योंकि क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक में पीएसएल जो है इन दोनों को तो लागू नहीं होता, लेकिन ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसमें पीएसएल फॉलो करना होता है। ओके, तो हमने क्या देखा कि भाई सीआरआर और एसएलआर, सीआरआर और एसएलआर तो दोनों को मेंटेन करता है, दोनों टाइप की बैंक को मेंटेन करता होता है, लेकिन पीएसएल में डिफरेंट था। डिफरेंट क्या था कि भाई पीएसएल कॉमर्शियल बैंक को फॉलो करना होता है, लेकिन इन दोनों को छोड़कर, मतलब पेक्स और रूरल कोऑपरेटिव बैंक को छोड़कर कोऑपरेटिव बैंक में, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को पीएसएल मेंटेन करना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, और देखो कि यार ये जो कॉमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक में डिफरेंट क्या है। ओके, ये जो कॉमर्शियल बैंक है, ओके, उसको कौन सा एक्ट है जो उसको एम्पावर करता है कार्य करने के लिए? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। वेरएज यहाँ पर जो है कोऑपरेटिव बैंक, उसको कौन सा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो है ही, लेकिन कौन सा वाला? 1966 वाला। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी सीआरआर और एसआरआर मैंने जैसे कहा कि दोनों बैंकों को फॉलो करना होता है। पीएसएल में डिफरेंट था। क्या डिफरेंट था? कॉमर्शियल बैंक को फॉलो करना था, और कोऑपरेटिव बैंक में पेक्स और रूरल को छोड़कर अर्बन वाली को फॉलो करना था। ओके, अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वोटिंग पावर एज पर शेयर। मतलब ऐसा है कि यार जितना अपना शेयर ज़्यादा होगा आपके पास, उतनी ज़्यादा आपकी वोटिंग पावर होगी। ओके, जितना ज़्यादा आपके पास शेयर उतनी ज़्यादा वोटिंग पावर। किस में? कॉमर्शियल बैंक में। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में ऐसा नहीं होता। कोऑपरेटिव बैंक में एक पर्सन को एक ही वोट अलाउ होता है। ओके, अच्छा, अब रेगुलेटर देख लो, जैसा हमने देख ही लिया है, लेकिन यहाँ पर देखो और क्या रेगुलेटर यहाँ का कौन होता है? ओनली आरबीआई। ओके, कॉमर्शियल बैंक में ओनली आरबीआई रेगुलेटर होता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ओनली क्या है? आरबीआई। ओके, ओनली आरबीआई है। लेकिन मेरे को बताओ, यहाँ पर देखो एक कोऑपरेटिव बैंक में तो आरबीआई प्लस गवर्नमेंट दोनों है। ओके, इसलिए यहाँ पर रेगुलेटर, यहाँ पर ओनली आरबीआई होगा, यहाँ पर रेगुलेटर कौन होगा? दोनों होगा। ओके, और देखो कि यहाँ की जो मतलब कॉमर्शियल बैंक की जो ब्रांचेस है वो पूरे इंडिया में होती है, फैली होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ एरियाज़ को ही टारगेट किया जाता है कोऑपरेटिव बैंक में। ओके, बसेल नॉर्म्स तो दोनों को फॉलो करने ही होते हैं, क्योंकि बैंक्स है दोनों, तो इसलिए बसेल नॉर्म प्लस सीआरआर और एसआरआर ऐसी चीज़ है जो ऑल बैंक को फॉलो करनी ही होती है। अब देखो कि यार दोनों के बीच में कुछ समानता भी तो है। समानता क्या है? सीआरआर और एसएलआर प्लस बसेल नॉर्म्स। ओके, और देखो कि यार ये अच्छा, यहाँ पर देखो कि हमने ये तो कर लिया, हमने क्या कर लिया? हमने ये तो कर लिया कि ये वाला पार्ट तो कर लिया कि यार बैंक क्या होती है, बैंक का कार्य क्या है, प्लस बैंक के टाइप कौन सा है। अब देखो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, जिसका काम क्या है? बैंक जैसा ही है, लेकिन वो क्या नहीं, बैंक नहीं है। ओके, उसमें भी तीन देखेंगे, आईफाई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड प्राइमरी डीलर्स। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे कि यार ये आईफाई क्या है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, ये क्या होता है? नॉन बैंकिंग, जिसको बोलते हैं अपन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। ओके, अब ये जो आईफाई है उसके अंतर्गत भी क्या है? चार चीज़ें हैं, नाबार्ड, एक्जिम, एनएचबी एंड सिडबी। अच्छा, ये नाबार्ड का काम क्या है? मेरे को बताओ कि ये नाबार्ड का काम क्या है? नाबार्ड का कार्य है, नाबार्ड का कार्य है रूरल डेवलपमेंट, मतलब एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि नाम में ही है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, मतलब फार्मर्स को प्लस जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको टारगेट करना किसका काम है? अपना नाबार्ड का। अच्छा, एक्जिम का काम क्या है फिर? एक्जिम का काम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को संभालना। ओके, इस सेक्टर में, मतलब इस सेक्टर से रिलेटेड कार्य कौन करता है? अपनी एक्जिम। ओके, और बताओ कि जो नेशनल हाउसिंग बैंक है उसका क्या है? उसका कार्य क्या है? अरे यार नाम से ही है कि हाउसिंग बैंक है, तो हाउसिंग सेक्टर को कौन संभालता है? अपना नेशनल हाउसिंग बैंक। और देखो कि ये सिडबी का क्या काम क्या है? सिडबी का काम क्या है कि यार नाम देखो, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक। ओके, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बट मेरे को बताओ कि सिडबी का कार्य तो हमें समझ में आता है कि स्मॉल इंडस्ट्री को ये क्या करेगा? डेवलप्ड करेगा, लेकिन सिडबी इन तीनों से अलग है। किस बात में? बॉस के संदर्भ में। ओके, कैसे? जैसे इन तीनों का जो बॉस है, सॉरी, अरे पहली तीन वालों का जो बॉस है वो अलग है। कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे नाबार्ड का, एक्जिम का एंड एनएचबी का। ओके, लेकिन ये जो सिडबी है उसके बहुत सारे बॉस है, इसलिए बॉस के संदर्भ में जब बात आती है तो तीनों से डिफरेंट होगा सिडबी। और एमसीक्यू भी ऐसा ही बनेगा कि यार ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि इसमें से मतलब किसका बॉस है जो गवर्नमेंट इंडिया, इसमें से किसका बॉस है, और उसमें अगर ऑप्शन देख लिया कि सिडबी, तो काटना है। ओके, क्योंकि इसके बहुत सारे बॉस है। ओके, अब क्योंकि इसमें से दो ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नाबार्ड प्लस सिडबी, इसलिए यहाँ पर हमने डीप में थोड़ा सा जाना है। ओके,
देखो कि अब नाबार्ड क्या है। नाबार्ड क्या है हमने देख लिया, लेकिन कौन सा एक्ट नाबार्ड है किसको एम्पावर करता है, हेल्प किसकी करती है, जैसे हमने देखा कि रूरल जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको डेवलप करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी की, लेकिन इसका कार्य किसका है, नाबार्ड का। ओके, तो आरआरबी को ये हेल्प करता है, क्योंकि आरआरबी का कार्य क्या था, रूरल एरिया बैंक जो थी, रीजनल रूरल एरिया बैंक। ओके, रीजनल रूरल बैंक, उसका काम भी तो यही था, रूरल एरिया को डेवलप करना, रूरल एरिया में लोन देना। तो सेम कार्य नाबार्ड भी कर रहा है रूरल एरिया को डेवलप करने का। तो डोंट यू थिंक यार दोनों सेम सेम है। तो ये जो है नाबार्ड, ये हेल्प किसको करेगा, आरआरबी को। ओके, अब और पहले भी मैंने बताया कि यार नाबार्ड के अंतर्गत एक फंड है जिसको हम बोलते हैं RIDF। ओके, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, जिसमें अगर 20+ ऐसी कोई बैंक है जिसकी ब्रांचेस है 20+, और उसने क्या नहीं किया है, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, ओके, PSL अगर फॉलो नहीं किया है, तो उसका पैसा कहाँ आएगा, इस फंड में आएगा। कौन कौन सी वाली बैंक का, जिसकी 20+ ब्रांचेस है। ओके, और अगर 20 से कम ब्रांचेस है तो वो पैसा यहाँ पर CDB के फंड में जाएगा। ओके, अच्छा, इसका पहले देख लिया है कि नाबार्ड का बॉस कौन है, नाबार्ड एक्सिम एंड NHB का बॉस कौन है, अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, लेकिन CDB का बॉस कौन था, तेरे ऑप्शन तेरे मतलब वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा थे। ओके, एक से ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक से तो ज़्यादा ही थे। ओके, अब देखेंगे कि CDB क्या था, हेल्प किसको करता है, स्मॉल इंडस्ट्री को ये हेल्प करता है, जिसके अंतर्गत MSME भी आ जाती है। ओके, फंड के बारे में देख लिया कि भाई अगर कोई ऐसी बैंक है जिसकी ब्रांचेस 20 से कम है, लेकिन वो क्या करती नहीं, मतलब वो PSL नहीं फॉलो करती है। ओके, तो उसका पैसा कहाँ जाएगा, CDB के फंड में। ओके, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट फंड जिसको हम बोलते हैं। ओके, वहाँ पर पैसे जाएंगे, अगर 20 से ज़्यादा है तो नाबार्ड के फंड में जाएंगे, अगर 20 से कम है तो CDB के फंड में जाएंगे, लेकिन पैसे जाएगा ज़रूर। ओके, अब आई देख लिया, अब देखते हैं व्हाट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। लेकिन हम क्या करेंगे, कंपेयर करते चलेंगे किसके साथ, कॉमर्शियल बैंक के साथ। अच्छा, जैसे हमने पहले भी देख लिया है कि भाई कॉमर्शियल बैंक है, उसको कौन सा एक्ट है जो इम्पाउट करता है, तो कि भाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। लेकिन क्योंकि ये बैंक नहीं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इसको इम्पावर न करते हुए कौन करेगा, अपना कंपनी एक्ट। तो देखो, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक है वो तो ऑल प्रकार के डिपॉजिट मतलब ले सकती है, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में लिमिट है। क्या लिमिट है, ये क्या है, टाइम डिपॉजिट ही ओनली ले सकती है। डिमांड डिपॉजिट जिसको हम कभी भी निकाल सकते हैं उसको नहीं ले सकती, टाइम डिपॉजिट ही ले सकती है। अच्छा, यहाँ पर पूछेगा कि भाई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ओके, ऑल प्रकार की जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, फिर भी आंसर विल भी गलत। क्यों, क्योंकि भाई ओनली टाइम डिपॉजिट ले सकती है, तो डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती। ओके, टाइम डिपॉजिट ले सकते हैं, और टाइम डिपॉजिट भी कौन ले सकता है, ये जो वाली है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल डिपॉजिट प्रकार की जो कंपनी है वही ओनली टाइम डिपॉजिट ले सकते हैं। ओके, तो आप ऐसा याद रखो कि भाई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में डी एक्स्ट्रा है, तो वही ओनली क्या ले सकती है, टाइम डिपॉजिट। अच्छा, अब देखो कि यार ये जो टाइम डिपॉजिट ओनली एक्सेप्ट करती है, डिमांड डिपॉजिट तो एक्सेप्ट नहीं करती, और डिमांड डिपॉजिट का कनेक्शन किससे है, पेमेंट सेटलमेंट से। ओके, तो क्योंकि ये डिमांड डिपॉजिट नहीं करती है इसलिए पेमेंट सिस्टम का, सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं है, और क्योंकि ये करते हैं इसलिए पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा है। पहले भी बताया है कि भाई CRR, SLR और PSL कमर्शियल बैंक को फॉलो करना होता है। PSL में अगर हमने देखा था कोऑपरेटिव बैंक में अर्बन बैंक को फॉलो करना होता था, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में CRR और PSL जैसी चीज़ लागू नहीं होती। वहाँ पर ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उसमें जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाली कंपनी है, उसमें ओनली लागू पड़ेगा अपना SLR। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा नोट कर लो कि यहाँ पर तो सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाली जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है उसको ओनली SLR ही फॉलो करना होता है, नॉट CRR एंड PSL। ओके, और देखो यार कि यार कॉमर्शियल बैंक तो इन्वेस्ट नहीं कर सकती शेयर मार्केट में। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा डिपॉजिट सेफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को इन्वेस्ट करने का छूट होता है। ओके, अब देखो कि यार ये प्राइमरी डीलर्स क्या होता है। प्राइमरी डीलर्स क्या करते हैं, प्राइमरी मार्केट में क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद कर बेच देते हैं और बीच में प्रॉफिट कमा लेते हैं। लेकिन प्राइमरी डीलर्स को भी अगर कुछ कार्य करना है तो लाइसेंस लेना पड़ता है RBI से। लाइसेंस के बगैर वो कार्य नहीं कर सकती। अच्छा, क्या क्या कार्य कर सकती है यार, ओपन मार्केट ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है प्राइमरी डीलर्स। ओके, और प्राइमरी मार्केट में, नॉट सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट में क्या कर सकता है, बाय एंड सेल कर सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। अब यहाँ पर ऑप्शन दे देगा कि ये प्राइमरी डीलर्स जो होते हैं वो OMO में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ओनली जो है प्राइमरी मार्केट में ओनली बाय कर सकते हैं, ओनली बाय कर सकते हैं क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो नहीं, बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। ओके, तो और कुछ बचाया गया, यस। अब देखेंगे, पहले देखो कि हमने क्या क्या कवर किया।
तो हमने कवर किया यार, हमने कवर किया फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में 2 प्रकार के थे, बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। जिसमें बैंक में हमने देख लिया व्हाट इज़ कॉमर्शियल बैंक, व्हाट इज़ कोऑपरेटिव बैंक। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है उसमें हमने देख लिया आई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, प्राइमरी डीलर्स। ओके, तो इतना पार्ट अपन कवर कर चुके हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अपना आरबीआई, क्योंकि अगर आपने यूपीएससी का थीम एनालिसिस किया है पीवाईक्यू का, तो आपको पता होगा कि यार आरबीआई और बैंकिंग सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। उसमें भी आरबीआई तो मतलब इतने वाले से लगभग 4 से 5 एमसीक्यू मतलब पीवाईक्यू के फॉर्म में आए हुए हैं, 4 से 5 सिर्फ इतने वाले से। ओके, और देखो बिलीव नहीं होता तो आप खुद भी एक बार पीवाईक्यू का एनालिसिस करके देख लो। ओके, पहले तो थोड़ी सी हिस्ट्री जान लो यार बैंकों की और आरबीआई की, जिसमें 1934 है, ओके, 1949 है, 1955 है, 1956 है। क्यों याद रखनी है? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है एक पीवाईक्यू आया हुआ है यहाँ से कि भाई इसमें से सबसे पहले कौन हुआ था और सबसे बाद में कौन हुआ था, इसलिए थोड़ी सी याद देखनी पड़ेगी यार। ओके, तो 1934 में क्या हुआ था? आरबीआई एक्ट आया था। ओके, 1949 में 9 में क्या आया था? अपना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था। 1955 में एसबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था। अच्छा, आप बोलेंगे कि क्यों नेशनलाइजेशन हुआ था एसबीआई का? क्योंकि एसबीआई पहले एसबीआई नहीं था, पहला था वो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये जो बैंक थी वो सबसे पुरानी वाणिज्यिक बैंक थी, कॉमर्शियल बैंक थी इंडिया की। और एक समिति गठित हुई थी 1955 में, जिसका नाम था गोरेवाला समिति। उसने क्या किया था कि ये जो इम्पीरियल बैंक थी, ओके, उसका नेशनलाइजेशन करने की सिफारिश की थी। और 1955 में हमने क्या कर दिया था? इम्पीरियल बैंक का नाम बदलकर एसबीआई कर दिया था। ओके, इसलिए 1955 को अपन याद रखेंगे। अच्छा, और डीप में पूछे कि यार इम्पीरियल बैंक की भी कोई ब्रांचेस थी? तो हाँ थी। कौन कौन सी थी? एक तो बंगाल वाली ब्रांच थी, एक बॉम्बे वाली थी, और एक मद्रास वाली थी। ओके, तीनों ब्रांच को इकट्ठा करके हमने बनाया था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सबसे क्या थी? पुरानी कॉमर्शियल बैंक थी। ओके, फिर इम्पीरियल बैंक में से हमने 1955 में एक समिति थी जिसका नाम था गोरेवाला समिति, नॉट गोलेवाला, गोरेवाला समिति। उसकी सिफारिश के आधार पर एसबीआई कर दिया था इम्पीरियल बैंक का नाम बदलकर। ओके, और देखो कि 1956 में क्या होता है? एलआईसी अपनी आई थी। ओके, तो हम अगर ये याद नहीं रखना है तो हम याद रखेंगे यार सबसे पहले आया था आरबीआई एक्ट, फिर आया था अपना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, फिर आया था एसबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था। ओके, और फिर एलआईसी आई थी, एलआईसी की मतलब स्थापना हुई थी। ओके, इतना याद रख लो तो भी सफिशेंट है। ओके, अब देखते हैं कि यार आरबीआई के कार्य क्या है, क्योंकि यहाँ से इतने में से 4 से 5 पीवाईक्यू आए हुए हैं अगर आपने देखा होगा तो। देखो कि यार आरबीआई के कार्य क्या है। आरबीआई कंट्रोल के रूप में क्या मतलब भूमिका निभाती है? ओके, फिर रेगुलेटर की रूप में क्या भूमिका निभाती है? बैंक किसके लिए है आरबीआई? सबसे पहले देखो कि आरबीआई बैंक किस लिए सॉरी किसके लिए है? आरबीआई को बैंकर बोला जाता है, बैंकों का। ओके, लेकिन क्या सिर्फ बैंकर की भूमिका बैंकों तक सीमित है? बैंकों के लिए ही सीमित है? नहीं, एमसीक्यू यहाँ कहीं घुमा देता है मतलब कि आरबीआई किसके लिए? ओनली बैंकों के लिए बैंकर है, लेकिन ऐसा नहीं है। आरबीआई बैंकर है फॉर व्हाट? बैंकों प्लस गवर्नमेंट के लिए भी। लेकिन आरबीआई, क्योंकि हमें पहले बात समझो कि हमें अगर लोन की ज़रूरत है तो हम बैंक के पास जाते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यार बैंकों को भी कभी कभार लोन की ज़रूरत पड़े, तो वो कहाँ पर बैंक कहाँ पर जाती है लोन लेने के लिए? आरबीआई के लिए। इसलिए बैंकों के लिए लास्ट लेंडर या फिर अंतिम ऋणदाता कौन है? अंतिम ऋणदाता कौन है? अपना अपना कौन? आरबीआई। ओके, क्या देख लिया हमने कि बैंकर की भूमिका के रूप में आरबीआई किसको हेल्प करती है या किसके लिए आरबीआई बैंकर है? गवर्नमेंट के लिए प्लस बैंक के लिए। ओके, और बैंक के लिए और एक्स्ट्रा चीज़ थी क्या? कि लास्ट ऑप्शन अगर कहीं पर नहीं बचता बैंक के लिए कि लोन लेने के लिए, तो लास्ट में कौन हेल्प करता है? अपना आरबीआई। तो लास्ट लेंडर के रूप में आरबीआई किसके लिए वर्क करती है? तो बैंकों के लिए। ओके, अच्छा, अरे यार देखो कि यार आरबीआई जो है कंट्रोल करते हैं किसको? फॉरेन एक्सचेंज रेट को। कैसे? पहले आपने देखा होगा, अगर हमने अपने पहले का वीडियो मैंने देखा है तो मैंने वहाँ पर बताया कि यार आरबीआई क्या करती है? डॉलर की तुलना में जो रुपी है हमारी इंडियन रुपी, इसकी प्राइस को ना तो ज़्यादा घटने देती है ना ही ज़्यादा बढ़ने देती है, जिसको हम बोलते हैं एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। ओके, तो वो कैसा कर सकती है? फॉरेन एक्सचेंज रेट को कंट्रोल कैसे कर सकती है आरबीआई? डॉलर के स्टॉक को कंट्रोल करके। ओके, और एक चीज़ भी कंट्रोल करती है, मनी सप्लाई को आरबीआई कंट्रोल करती है। कैसे? M0 के थ्रू। अब M0 क्या है? नॉर्मल भाषा में समझो कि यार आरबीआई जो पैसा प्रिंट करती है उसी पैसे को हम M0 मान लेते हैं। ओके, तो M0 के थ्रू आरबीआई का क्या करता है? आरबीआई क्या करती है? मनी सप्लाई को
कंट्रोल करती है। अब यहाँ पर पूछ सकते हैं कि आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल तो करती है, लेकिन किसके द्वारा, किसके द्वारा कंट्रोल करती है? M0 के थ्रू। ओके, आरबीआई रेगुलेटर है फॉर बैंक, ओके, फॉर आईफाई एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उसमें भी वो जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, वैसे ही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए क्या है, आरबीआई बैंक रेगुलेट करती है आरबीआई। ओके, तो हमने देख लिया कि बैंक क्या देखो यहाँ पर हमने देख लिया कि यार, हमने यहाँ पर देख लिया कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज के दो टाइप थे, बैंक था, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज था। बैंक में भी हमने कॉमर्शियल बैंक देख लिया, कोऑपरेटिव बैंक देख लिया, दोनों की मतलब दोनों के बीच की डिफरेंस देख लिया, समानताएं देख ली। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स में हमने देख लिया ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आई, फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ओके, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का हमने तुलना की थी किसके साथ, कॉमर्शियल बैंक के साथ। फिर प्राइमरी डीलर्स देख लिया, और हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि यार आरबीआई के कार्य देख लिए। ओके, यहाँ तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और देखो एक चीज़ कि अगर ऐसा वर्ड आ जाता है कि व्हाट इज़ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, क्योंकि यूपीएससी ज़्यादा डीप में नहीं पूछती है। अब इसमें से उसको क्वेश्चन अगर फॉर्म करना होगा, तो अगर आपने पीवाईक्यू देखा होगा तो वो सिर्फ यही पूछेंगे कि ये है क्या, या दूसरी चीज़ पूछती है कि इसका टारगेट क्या है। ओके, तो एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर सेवा है। ओके, जो कि क्या करती है, बैंकिंग के कार्य को और ज़्यादा क्या करती है, ईजी बना देती है। ओके, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इज पार्ट ऑफ व्हाट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके, जैसे आरबीआई का भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ई कुबेर। ओके, ये भी क्या है, ई कुबेर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ही है, ऑनलाइन सेवा है एक टाइप की। ओके, लेकिन ये ई कुबेर है, एक बात याद रखो कि ई कुबेर नाम का जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर है आरबीआई का, उसमें क्या है, ओल्ड बैंक जो है, ओके, ओल्ड बैंक उसका क्या है, करंट अकाउंट यहाँ पर होता है, कहाँ पर, ई कुबेर नाम के सॉफ्टवेयर में। ओके, अच्छा, तो यहाँ तक हमने देख लिया सारी चीज़ें। ओके, इतना इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर बैंकिंग सेक्टर। और पीवाईक्यू का अगर एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार बैंकिंग सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, लगभग हर साल एमसीक्यू पूछे जाते हैं यहाँ पर। तो और ये जो नोट है, ये बैंकिंग सेक्टर के लिए मोर देन इनफ है यार, थोड़ा सा बिलीव करो प्लीज़, और इसको बार बार रिवीजन करो। अगले लेक्चर में अपन मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय।